हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th के बारे में। आपका समर वैकेशन खत्म होने वाला है, क्लास 12th स्टार्ट होने वाला है। और जब ये क्लास 12th स्टार्ट होगा तो आपकी स्कूल में जो पहला चैप्टर होगा, यानी कि इतिहास में जो 3 किताब होंगे, जिसमें पहला जो किताब है एंशिएंट का, उसका पहला चैप्टर का नाम है ईंटें मन के ततास्तियां। आपको मैं बता दूं कि इतिहास के बारे में पढ़ने से पहले कुछ जान लीजिए। इतिहास होता क्या है? इतिहास का मतलब होता है समय। आप जब भी इतिहास पढ़ेंगे तो इतिहास को आप ऐसे समझे, इतिहास का मतलब होता है समय। समय का मतलब क्या है कि जो बीत गया है उसका अध्ययन करना ही इतिहास कहलाता है। इसके बारे में थोड़ा सा और जानकारी दे दूं तो इतिहास का जो पिता कहलाता है वो हेरोडोटस कहलाता है। कौन कहलाता है? हेरोडोटस। याद रखिएगा, ये जो हेरोडोटस है वो इतिहास का पिता कहलाता है, जिसने एक किताब लिखी थी। उसका बड़ा फेमस किताब है, उसका नाम है हिस्टोरिका। क्या नाम है? हिस्टोरिका। ये मैं बता क्यों रहा हूँ? ये इसलिए बता रहा हूँ कि जब भी कोई व्यक्ति इतिहास में कोई अपना योगदान देता है, उल्लेखनीय कार्य करता है, तो इसके लिए इसको याद रखा जाता है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अतीत के बारे में अध्ययन करने से पहले आप ये समझिए कि आपको अतीत में जाना पड़ेगा, यानी कि डूबना पड़ेगा। ये चैप्टर जो है ईंटें मन के ततास्तियां, ये हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। जिस प्रकार आपने मेसोपोटामिया पढ़ा होगा 11वीं कक्षा में, आपने मिस्र की सभ्यता पढ़ा होगा, रोम की सभ्यता पढ़ा होगा, उसी प्रकार आप जब 12th में आएंगे या 12th में हैं तो आप इसमें पढ़ेंगे ईंटें मन की ततास्तियां। बहुत ज्यादा जो है फेमस ये किताब है, सभ्यता है। इसको मैं आपको बताने के लिए थोड़ा सा मैं पीछे जाऊंगा, बैकग्राउंड में जाऊंगा, क्योंकि देखिए इतिहास को कई भागों में बांटते हैं हम। इतिहास को समझने के लिए हम कई भागों में इसको बांटने का काम करते हैं। एक जो इतिहास जो होता है, देखिए अगर हम इतिहास को बांटे तो इतिहास को मुख्यतः हम 3 भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, 3 भाग कौन कौन से हो सकते हैं? एक होता है प्रागैतिहासिक काल। कौन सा होता है भाई? प्रागैतिहासिक काल। ठीक है। एक दूसरा जो होता है हमारा वो होता है आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल। और तीसरा जो होता है हमारा वो होता है ऐतिहासिक काल। 3 तरीके से हम इतिहास को बांट सकते हैं। इस जो प्रागैतिहासिक काल में होता है ना, तो हम इसके बारे में बात करने वाले प्रागैतिहासिक काल के बारे में। तो इतिहास को आप मेनली 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला जो है प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। अब देखिए, जब हम प्रागैतिहासिक काल के बारे में बात करते हैं तो इस टाइम पे क्या होता है, आपके पास लिपि नहीं होती है और लेखन कला का कुछ भी साधन नहीं होता। तो पहला तो यही पे नोट डाउन करेंगे कि आपके पास क्या नहीं होगा? लिपि नहीं होगा और लेखन का कोई जो है कोई भी चिन्ह नहीं होगा। इसमें कुछ भी नहीं होता, आप पढ़ भी नहीं पाएंगे इसमें। दूसरे में क्या होगा? आपके पास लिपि होगी, लिखा हुआ चीज होगा, पर आप पढ़ नहीं पाओगे। आप बोलोगे भैया ये क्या बोल दिया आपने? तो ये सही बोल रहा हूँ। हड़प्पा सभ्यता में जो लिपि मिली है, क्या लिपि तो मिली हुई है, लिखा भी हुआ है, परंतु पढ़ा नहीं गया। तो क्या हो गया? एक जो है रहस्यमय लिपि हो गया। तो देखिए, लिपि मिल गया हो, लिखा हुआ मिल गया हो, परंतु उसको जो पढ़ा नहीं गया हो, जब जिसको हम पढ़ नहीं पाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? एक तरह से हम क्या कहते हैं? आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं। एग्जाम्पल में अगर आप देखेंगे तो हड़प्पा सभ्यता का बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है। ये हड़प्पा सभ्यता के लीजिए, सिंधु सभ्यता की क्या लीजिए, इनकी जो रहस्यमय लिपि है, बड़ा योगदान हम देख सकते हैं कि इसमें पढ़ी नहीं गई अभी तक। एक जब हम इसकी बात करते हैं, ऐतिहासिक की बात करते हैं, तो इसमें आप इसको मेनली 3 भागों में बांट सकते हैं। इसमें क्या होता है? लिपि भी मिली होगी, लेखन कला भी मिला होगा, आप पढ़ भी सकते हैं उसके बारे में। इसको आप 3 भागों में इस तरीके से बांट सकते हैं कि आप इसको एंशिएंट मान लीजिए, यानी कि प्राचीन मान लीजिए। दूसरा जो आपका टाइम पीरियड होगा उसको मिडिवल मान लीजिए, यानी कि मध्यकालीन मान लीजिए। और तीसरा जो आपका टाइम पीरियड होगा उसको मॉडर्न मान लीजिए, यानी कि आधुनिक मान लीजिए। अब 3 तरीके से इतिहास का अध्ययन किया जाता है। अगर आप 3 तरीके से जब इतिहास का अध्ययन करेंगे तो प्राचीन काल जो हो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं प्राचीन काल के बारे में बात करता हूं तो आप ध्यान समझिएगा, क्योंकि मैं अभी इंट्रो बता रहा हूं आपको। प्राचीन काल के बारे में जब मैं बात करूं तो प्राचीन काल में एक सभ्यता हुआ भारत में, जिसका नाम था हड़प्पा सभ्यता। आप भैया बोलोगे हड़प्पा सभ्यता क्या है? कुछ नहीं, पाकिस्तान में एक जगह का नाम है हड़प्पा, उसी के नाम पे रखा गया, इसीलिए हम इसको हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। कुछ लोग इसको सिंधु सभ्यता भी बोलते, कुछ लोग इसको सैंधव सभ्यता भी बोलते, कोई बात नहीं। अब आपको पता होगा सिंधु के कुछ सहायक नदी है, जिसमें झेलम है, चेनाब है, रावी है, ब्यास है, सतलुज, ये सब उसके क्या है? सहायक नदी है। तो जो उसके आसपास बसा होगा उसी को हम कहते हैं सिंधु सभ्यता कहते हैं। और जहां पे खोज हुआ पहली बार उसको हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। चलिए एक बार मैं आपको इंट्रो देता हूँ इसके बारे में। क्या हुआ कि 1826 में व्यक्ति थे जिसका नाम था चार्ल्स मैसन। क्या नाम था? चार्ल्स मैसन। इस चार्ल्स मैसन ने क्या किया?
ये हड़प्पा का दौरा किया, हड़प्पा का दौरा किया और वहां पे जाके देखा तो भाई बहुत सारी इमारतें मिली उसको, बहुत सारी ईंटें, पकी हुई ईंटें का साक्ष्य वहां पे मिला, परंतु वो पूरी तरीके से इसको जो है क्या बोलेंगे, उसको जो हम समझ नहीं पाया एक तरीके से चार्ल्स मैसन। तो वहीं पे जो है एक तरह से कहता कि भाई वहां पे जो है बड़ी इमारतें हुआ करते हैं। हाँ, एक चीज आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, चार्ल्स मैसन जो था वो यही कहा था कि यहीं पे सिकंदर और पोरस के बीच में लड़ाई हुआ था, ये भी आप यहाँ पे याद रखिएगा। इसके बाद एक और व्यक्ति है जिसका नाम था अलेक्जेंडर बर्न्स। क्या नाम था? अलेक्जेंडर बर्न्स। ये भी व्यक्ति गए और ये भी हड़प्पा का दौरा किया, परंतु वो भी समझ नहीं पाया पूरी तरीके से। एक और व्यक्ति आया जो बड़ा इंपॉर्टेंट व्यक्ति था, आप जिसको कहते हैं ना पुरातात्विक सर्वेक्षण का जनरल जो डायरेक्टर था, उसका पिता कौन है? भारतीय पुरातत्व, आप कहते हैं जनरल कनिंघम है। ये 1850 के दशक में यानी कि 1861 के दशक में क्या हुआ, ये गया हड़प्पा के साइट पर, यानी कि हड़प्पा का दौरा किया। उसके दौरा करने के बाद उसने भी देखा, उसने भी चीजों को पहचाना, पर वहां पे कंक्लूजन नहीं निकल पाया। पर 1872 में क्या हुआ, जब अलेक्जेंडर कनिंघम वहां पे गया था, ये एएसआई बन चुका था, यानी कि भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के जो डायरेक्टर जनरल था ये बन चुका था। जब वहां पे गया था तो खोज भी किया था। अब यहाँ पे इसको एक मुहर मिला था, मुहर बोले तो एक सील मिला था। उस सील में क्या था कि वृषभ, वृषभ आप जानते हैं, अब वृषभ के बारे में जब आप बात करेंगे तो वृषभ क्या था? बैल होता है। तो उस बैल में कुबर नहीं था, ये वाला जो पीछे का जो कुबर होता है, कुबर नहीं था। तो उसने क्या दिया कि विदेशी सील, उसको पहचानने में इसने क्या कर दिया? गलती कर दिया। तो इसके बाद क्या होता है, एक और व्यक्ति आता है 1921 के अराउंड जो है, जिसका नाम है, क्या हम कहते हैं, इसका नाम है आपका जो है सर जॉन मार्शल। क्या नाम है? सर जॉन मार्शल। ये सर जॉन मार्शल जो है, ये व्यक्ति वही थे जिसके टाइम पीरियड में ही हड़प्पा सभ्यता का एक बड़े स्तर पे खुदाई होता है, मोहनजोदड़ो का बड़े स्तर पे खुदाई होता है। अब जितने भी साइट है इंडिया में, सबकी खुदाई धीरे धीरे होने लगा। इसके अंदर ही हम दो व्यक्ति का नाम जिक्र करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आप लिख सकते हैं DRS। DRS का मतलब क्या होता है? अब जैसे कोई मान के चलिए कि क्रिकेट हो रहा है, क्रिकेट में अगर कोई व्यक्ति आउट हो गया और उसको लगता है कि हमें DRS लेना चाहिए, ये वाला DRS, तो आप ऐसे लिख सकते, दयाराम साहनी इसको। अब दयाराम साहनी ने क्या किया, 1921 में जो है किसकी खोज कर दिया? हड़प्पा की खोज कर दिया। एक और व्यक्ति थे, आपने आर.डी. शर्मा पढ़ा होगा। आर.डी. शर्मा बोलते हैं ना कि आर.डी. शर्मा मैथ के लिए बड़ा फेमस है। आर.डी. शर्मा यानी कि आप कह सकते हैं राखल दास बनर्जी बड़ा फेमस है ये। तो आर.डी. जो बनर्जी था, आर.डी. बनर्जी, उसने 1922 में किसकी खोज कर दिया? इसने खोज कर दिया आपका मोहनजोदड़ो का खोज इसने कर दिया। अब मोहनजोदड़ो का खोज हो गया, हड़प्पा का खोज हो गया। अब इसके बाद धीरे धीरे आप देखेंगे कि सिंधु सभ्यता यानी कि हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो, इस सब में धीरे धीरे खुदाई करने के लिए बहुत ज्यादा जो है साइट मिलने लग जाती है। अब कुछ साइट का नाम देखेंगे तो आप कहेंगे भैया यहाँ पर राखी गढ़ी भी बड़ा फेमस था, राखी गढ़ी हो गया, बनावली हो गया। मैं आपको कुछ साइट के पहले नाम बता देता हूँ कौन कौन से साइट थे। बनावली हो गया, फिर यहाँ पे गुजरात में आप जाएंगे तो गुजरात में दो चीज बड़ा फेमस था, दो तीन चीजें बड़ा फेमस था। एक तो लोथल था जो कि बंदरगाह के लिए बड़ा फेमस था, एक धोलावीरा था। आपको पता होगा कि धोलावीरा ही एक ऐसा साइट है जहाँ पे अन्य के मुकाबले 3 नगर पाए गए। आप मोहनजोदड़ो में देख लीजिए 2 नगर, एक तो दुर्ग है, दूसरा नीचे वाला शहर है, वहाँ पे वही धोलावीरा जो है, यहाँ पे 3 नगर पाए गए। ये भी याद रखना आपकी बात। इसके बाद हम किसकी बात करते हैं? नागेश्वर। नागेश्वर जो है बड़ा फेमस था, किसके लिए? सीप और शंख के लिए बड़ा फेमस था। इसके बाद हम बात करते हैं किसके बारे में? नागेश्वर हो गया। और इसके बाद हम बात कर सकते हैं खेतरी के बारे में भी, थोड़ा सा आप लपेटे में ले सकते हैं, खेतरी भी इसके अंदर आ जाएगा, रोपर ये सब वाला इलाका आ जाएगा। फिर पाकिस्तान में जो है चौंद्रो आ जाएगा, चौंद्रो ये वाला फेमस वाला हिस्सा जो है चौंद्रो, और ये वाला आ सकता है इसके अंदर, ठीक है। तो ये सब आप देखेंगे। और अफगानिस्तान में जाएंगे तो वहाँ पे एक बड़ा चीज फेमस है, सोत्रुघोई। सोत्रुघोई वही इलाका था जहाँ पे 700 जो है कुएं पाए गए, बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेस है, आपको नोट डाउन करना पड़ेगा। अब ये मैंने आपको बता दिया कुछ इंपॉर्टेंट प्लेस आपको जो है मैंने बता दिए। अब मैं ये बताऊंगा कि इसमें जो है इसका विस्तार कैसे था, ये हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कैसे। अब मैं कहता हूँ हड़प्पा सभ्यता है भाई, तो उत्तर में जब आप जाएंगे तो मांडा, उत्तर में जैसे जम्मू कश्मीर है तो वहाँ पे क्या है? मांडा है। जैसे आप दक्षिण में आएंगे तो वहाँ पे दायमाबाद है। आप पूरब में जाएंगे तो कौन सा है? पूरब में आपका आलमगीरपुर, ये आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अब पश्चिम में आएंगे तो सुतकांगे डोर है। कौन सा है? सुतकांगे डोर। चलो मैं इसको थोड़ा सा मैं आपको जो है ऊपर से एक बार बताने की कोशिश करता हूँ, देख लीजिएगा। तो हम काल निर्धारण के इसकी विस्तार बात करें तो विस्तार कैसा रहा होगा। देखिए आपको कुछ नहीं करना है, एक ऐसी राइट एंगल फॉर्म में बनाना है, एक जो समकोण में। देखिए सबसे ऊपर जाएंगे जम्मू एंड कश्मीर वाला हिस्सा है, नीचे में जब आएंगे दक्षिण वाला जब हिस्सा है, यानी कि हम कहें तो ये उत्तर वाला हिस्सा हो गया, ये आपका दक्षिण वाला हिस्सा हो गया, इधर आपका पूरब वाला हिस्सा हो गया होगा, और इधर आपका क्या है? पश्चिम वाला हिस्सा हो गया होगा। ये 3-4 जो आपका जो एरिया है उसको आप कंप्लीट करना। देखिए जम्मू कश्मीर में एक एरिया था जिसका नाम था मांडा। क्या नाम था? मांडा। उसके बाद दक्षिण में था महाराष्ट्र में
जिसका नाम था दायमाबाद। क्या नाम था? दायमाबाद। इसके बाद पूरब में जो था, जिसका नाम यूपी में जो था वो आलमगीरपुर था। क्या था? आलमगीरपुर। ठीक है। और इधर पश्चिम में जो था आपका, पश्चिम में सुतकांगेडोर था। क्या था ये? सुतकांगेडोर, कांगेडोर। अब देखिए आपको मैं बता दूं कि जो सिंधु सभ्यता था वो एक त्रिभुजाकार था। कैसा था? त्रिभुजाकार। अब कैसे बना था इसका? अगर मैं थोड़ा सा इसको, इस यूपी को मैं अगर यहाँ पे लिख लूं यूपी को, तो ये कुछ ऐसे ऐसे या यूं करके था, ये यूं यूं और यूं करके ऐसे था। यानी कि हम कहें तो ये जो है त्रिभुजाकार में था और ये बहुत ज्यादा फेमस था। इसको आप याद रखना। अब मैं अगर बात करूं कि ये जो फैलाव था, इसका फैलाव कहां से लेके कहां तक था? ये उत्तर से लेके दक्षिण के बीच में 1600 किलोमीटर के बीच में जो है इसका फैलाव था। ठीक है। वहीं पे पूरब से लेके पश्चिम जो था वो 1400 किलोमीटर के बीच में इसका माना जाता है, इसका फैलाव था। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता जो थी वहां की मुहर प्रणाली। आप देखिए मुहर के बारे में आप लोग जानते भी होंगे। जब हम मुहर के बारे में बात करते हैं तो सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का सबसे विशिष्ट प्रणाली में से एक था, क्योंकि एक मुहर था। इस मुहर में एक ऐसे जानवर का चित्र था जो एक सिरंगी था, यूनिकॉर्न था। एक सिरंगी का मतलब है जिसका एक सिंग होता है, ये था। और ये कैसी लिपि थी? ये चित्रात्मक लिपि थी। कैसे लिपि थी? ये चित्रात्मक लिपि थी। अब क्योंकि अभी तक हम पढ़ नहीं पाए हैं तो एक रहस्यमय लिपि भी होगी ये, तो रहस्यमय भी लिपि थी ये, आप इसको भी गौर कीजिएगा। और इसमें कितने थे? ये जो हड़प्पा की जो लिपि था इसमें 375 से 400 के बीच में इसमें कितने थे शब्दों के बीच में हम बात करते हैं, तो कितना था? 375 से लेके 400 के बीच में शब्द थे। और ये दाएं से बाएं की ओर लिखा जाता था, दाएं से बाएं की ओर लिखा जाता था। तो ये सब जो है आपको मैंने लिपि के बारे में बताया। अब देखिए यहाँ पे क्या कहते हैं, यहाँ पे जो जीवन निर्वाह के तरीके कैसे रहे होंगे हड़प्पा सभ्यता में। अगर मैं आपको जीवन निर्वाह के तरीके के बारे में बताऊं तो आप दो चीज पे गौर कीजिएगा। जीवन निर्वाह का तरीका का मतलब है कि ये लोग ऐसे तो होंगे कि नहीं कुछ खाते नहीं होंगे। दो तरीके हो सकते हैं, या तो शाकाहारी होगा या तो मांसाहारी हो, दो तरीके से हो सकता है। तो हम दो तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं, एक तो शाकाहारी और दूसरा जो है मांसाहारी। तो शाकाहारी में हो सकता है, शाकाहारी या मांसाहारी में हो सकता है। शाकाहारी ऐसे लोग होते हैं जो साग ये फल वल ये खाते होंगे, और मांसाहारी में ऐसे लोग होंगे जो क्या करते हैं, मांस ये सब खाते होंगे। हमारे को साक्ष्य भी मिले। और ये भी पता चलता है हड़प्पा सभ्यता में कि जीवन निर्वाह के तरीके के लिए वो लोग पशु पे जानवरों पे इस पे कहते हैं डिपेंड है। जैसे आपको एग्जाम्पल है भैंस हो गया, वहाँ पे बकरी हो गया, सुअर हो गया, ये सब इनके ये एग्जाम्पल मानिए। कुत्ता भी हो गया, कुत्ता भी तो वहाँ पे मिला है वहाँ पे साक्ष्य के तौर पे, तो ये सब भी हम देख सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ भी ऐसे कोई जानवर होंगे जो जंगली तौर पे पाले जाते होंगे, जंगली होंगे, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे। तो ये दो तरीके यहाँ पे हम बात कर सकते हैं। अब जीवन निर्वाह के तरीके की अगर हम बात करें, जीवन निर्वाह के बारे में, तो ये लोग क्या करते हैं, अपने जीवन को चलाने के लिए, अपने जीवन को और आगे बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, कृषि करते हैं। क्योंकि वहाँ पे दो ही तरीके थे, ये तो कृषि हो सकता है, या दूसरा जो आपका व्यापार हो सकता है। दो ही ना होगा भाई, ये तो कृषि होगा, ये तो व्यापार होगा। पर आपको मैं बता दूं हड़प्पा सभ्यता जो था ज्यादातर जो है कृषि के ऊपर डिपेंड तो था ही था, दूसरा जो व्यापार के ऊपर ज्यादा डिपेंड था। ये आपको याद रखना, क्योंकि ये नगरीय सभ्यता है, नगरीय जो फोकस करता है किस पे, व्यापार पे, कृषि पे ज्यादा नहीं करता है। अब क्योंकि आप यहाँ पे कृषि की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्या गेहूं हो सकता है, जौ हो सकता है, राई हो सकता है, काली चना हो सकता है, सरसों हो सकता है और तिल हो सकता है। ये सब जो है यहाँ के फसलें हुआ करते होंगे। जब हम व्यापार के बारे में बात करते हैं तो व्यापार को जरा गौर कीजिएगा, ये व्यापार एक जगह पे नहीं था, ये अफगानिस्तान में भी फैला हुआ था। अगर मैं आपको मैप बना के दिखाऊं, देखिए अगर मैं आपको मैप बना के दिखाऊं तो यहाँ से आपको पता लगेगा कि इनका व्यापार कितना फैला हुआ था। ये अपना भारत बना रहे हैं, क्या ये हो गया पाकिस्तान, ये गुजरात वाला इलाका, ये जम्मू कश्मीर वाला हिस्सा, और इसको हर छोड़ दिए। ये देखिए इनका जो फैलाव था, पाकिस्तान तो ऑलरेडी था ही था, इसके बाद क्या था, अफगानिस्तान था, इसके बाद क्या था, ये आपका जो है इराक वाला हिस्सा हो गया। इराक में कौन सा था, मेसोपोटामिया। कौन सा था, मेसोपोटामिया। अब मेसोपोटामिया में आपको याद होगा दो जो टिग्रिस यानी कि आपका दजला फ्रात की नदी के किनारे जो बसा हुआ था मेसोपोटामिया, उससे उनका व्यापार बड़ा तगड़ा चलता था। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, दजला और फरात वाला हिस्सा, दजला और फरात। इसके बाद आप कहेंगे भैया और कौन सा इलाका था, तो ये ईरान वाला हिस्सा हो गया। इधर जब आएंगे तो यहाँ पे साउथ अफ्रीका वाला हिस्सा है, और यहाँ पे साउथ अफ्रीका में एक जगह है मिस्र, और मिस्र जो है बड़ा फेमस था उस टाइम पे व्यापार के लिए, तो हम मिस्र को भी यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हैं। और मिस्र जो था, ये जितने भी सभ्यता थी वो क्या थी, नदी के किनारे बसी हुई थी और नदी के माध्यम से व्यापार करती थी, क्योंकि हवाई जहाज तो था उस टाइम पे, तो जहाजों के माध्यम से यानी कि अपना जो व्यापार है वो नदियों के माध्यम से ही करते थे। तो मिस्र नील नदी के किनारे हो गया। आपका चाइना जो है, ये वाला जो चाइना वाला जो हिस्सा है
वो किसके पीली नदी के किनारे जो है अपना व्यापार करती थी। तो ये कहीं ना कहीं देखिए ये कंटेम्पररी हो रहे हैं, ये कहीं ना कहीं व्यापार के तौर पे हो रहे हैं। आपको ओमान के बारे में, बहरीन के बारे में, ये जितने भी ईरान के बारे में, ये जितने भी है सबके साथ इनका व्यापार जो भारत के अंदर चलता था। ये तो हमारा हो गया, ऊपर से बात हो गया। अब थोड़ा सा मोहनजोदड़ो के बारे में बात करते हैं। मोहनजोदड़ो के जो है देखिए, मोहनजोदड़ो को हम दो भागों में बांट सकते हैं। अगर मैं मोहनजोदड़ो के बारे में बात करूं कि भाई मोहनजोदड़ो क्यों फेमस था, तो आपको पता होगा कि मोहनजोदड़ो बड़ा फेमस था किस लिए, वो नगरों को विभाजन करने के लिए। क्यों फेमस था, एक तो दुर्ग और दूसरा था निचला शहर, दूसरा था निचला शहर। दुर्ग में कौन रहते होंगे, दुर्ग में पुरोहित रहते होंगे, ब्राह्मण रहते होंगे, पुजारी रहते होंगे, बड़े बड़े धनी वर्ग रहते होंगे। वहीं पे अगर मैं बात करूं निचला शहर में, तो निचला शहर में कौन रहता है, मध्यम वर्ग के लोग रहते होंगे। ये सब आपको मोटा मोटी अभी मैं इंट्रो बता रहा हूँ, जब मैं अगले नेक्स्ट क्लास लूंगा तो उसमें मैं बताऊंगा आपको। ये दुर्ग हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, दुर्ग हो गया, निचला शहर हो गया। और इसमें क्या है, दुर्ग में एक बड़ा वो मिला है, इसमें स्नानागार मिला। क्या मिला है, स्नानागार। ये स्नानागार आपको याद रखना पड़ेगा। यहाँ पे ये चीज अभी क्लैरिफाई नहीं हो पाई कि स्नानागार का इस्तेमाल किस लिए होता था। कहते हैं लोग कि धार्मिक अनुष्ठान के लिए करते होंगे, बट वी हैव नॉट द एनी काइंड ऑफ द एविडेंस, तो हम नहीं कह सकते कि इसका किस लिए इस्तेमाल करते थे। यहाँ पे दूसरा जो मिला है, अनानागार मिला है। क्या मिला है, अनानागार। अब अनानागार के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे क्या करते हैं, भोजन को इकट्ठा करने के लिए। मान के चलिए कि वहाँ पे किसी अकाल आ जाए, ये अकाल के बारे में बात कर ली, यहाँ पे कुछ बीमारी आ जाए, तो इस सब के बचाव के लिए क्या करते थे, अनानागार का इस्तेमाल करते थे भोजन को रखने के लिए। इसके बाद हम श्रमिक आवास के बारे में भी बात कर सकते हैं। श्रमिक आवास, ये क्या करते थे, श्रमिक आवास का मतलब है कि वहाँ पे रहने के लिए, वहाँ पे मजदूरों को रहने के लिए वहाँ पे लोगों को जो है एक घर दिया जाता था। इसके बारे में बात करते हैं थोड़ा सा। अगर हम, ये तो हो गया हमारा थोड़ा सा मोहनजोदड़ो में अगर हम और बात करें तो मोहनजोदड़ो में क्या होगा, मोहनजोदड़ो में हमारा दो चीज और देख सकते हैं। यहाँ पे पुरोहित की मूर्ति मिली है। किसकी मूर्ति मिली है, पुरोहित की मूर्ति मिली है। अब देखिए, क्योंकि हमारे पास कोई एविडेंस है नहीं कि वहां पर कोई राजा रहता होगा जो वहां पे शासन करता हो, बट आपको एक चीज नोट करना पड़ेगा, क्योंकि शासन प्रणाली एक जैसी है। अगर वहां पे नाली की एक जैसी व्यवस्था है, वहां पे अगर व्यापार की एक जैसी प्रणाली है, ईंटों की एक जैसी प्रणाली है। देखो ईंटों का रेशियो क्या निकलता है, अगर मोहनजोदड़ो में ईंटों का रेशियो था 1:2:4 था, ये ईंटों का रेशियो था। इसका मतलब है कहीं ना कहीं तो राजा होगा, बट वी हैव नॉट एविडेंस रिलेटेड टू द किंग। तो हम कह नहीं सकते वहां पे राजा होगा कि नहीं होगा, हम देख सकते हैं। पुरोहित की मूर्ति मिली है, एक नर्तकी की मूर्ति भी मिली है। अब एक चीज याद रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता है कांस्य युग की सभ्यता। किसकी सभ्यता है, ब्रॉन्ज एज की सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता को अभी तक लोहे का ज्ञान बिल्कुल भी नहीं है। सोना पता है इसको, चांदी पता है इसको, कांस्य पता है इसको, टीन पता है इसको, बट अभी तक इसको क्या नहीं पता, लोहे के बारे में जानकारी नहीं पता है। ये नर्तकी के बारे में मिला है। तो इसके बाद यहाँ पशुपति के बारे में भी हमें देखने को मिलता है। पशुपति क्या है, पशुपति जिसको आज भोले बाबा बोलते हैं, बट उस टाइम पे ऐसा नहीं है कि भोले बाबा होंगे, आदि शिव बोलते हैं इसको। हमें लिंग के बारे में भी जानकारी मिलती है, शिवलिंग जिसे बोलते हैं, लिंग के विषय में भी साक्ष्य मिलता है। बट ये जरूरी नहीं है कि ये जो आज हम लिंग जिसको हम भोले बाबा के तौर पर पूछते हैं उस टाइम पे अलग हो, उनका मीनिंग कुछ अलग हो। हम यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हम देखने वाले हैं वो भार प्रणाली के बारे में बात करने वाले। किसके बारे में बात करने वाले, भार प्रणाली। देखिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो शेलखड़ी से बनी जो है क्या है, इंपॉर्टेंट मोहरे होती थी। मोहरे यानी कि मोहरे होता क्या है, जब आप एक जगह से दूसरी जगह पे आप जाते हैं तो वहां पे क्या होता है कि आप ट्रेडिंग सिस्टम करते हैं। आप मान के चलिए ट्रेडिंग सिस्टम कर रहे हैं, तो आपको क्या होगा, एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए मोहर यानी कि स्टैम्प की बहुत ज्यादा यहाँ पे जरूरी हो जाता है। आप तो इसके बारे में बात कर सकते हैं। चलो भाई शेलखड़ी हो गया। आप बाट के बारे में सुना होगा, बाट क्या होता है, तो बाट क्या होता है, मेजर करने का तरीका। जैसे आज सुनते हैं कि 1 किलो का बाट है, 2 किलो का बाट है, 5 किलो का बाट है, तो उसी प्रकार उसमें भी ये प्रक्रिया चलती रहती होगी। यहाँ पे मनके मिला है। मनके का काम क्या होता था, मनके का कुछ नहीं है, स्त्रियां हैं, पुरुष जो है अपने आप को जो है सजाने के लिए इस तरीके का जो इस्तेमाल करते हैं, हाथी का हो गया, हाथी का दांत हो गया, इस सब का इस्तेमाल वो करती थी। इसके बाद अगर हम थोड़ा सा और इसमें इंट्रो अगर हम देखने की कोशिश करें तो सोने चांदी तो ये सब यहाँ पे फेमस था, ये तो हम इसके बारे में बात कर सकते। सामाजिक जीवन के बारे में थोड़ा जानना बहुत जरूरी है। सामाजिक जीवन, देखिए सामाजिक जीवन के बारे में बात करते हैं तो यहाँ का जो समाज था वो मात्र सत्तात्मक था। अब देखिए यहाँ पे ये कहना जरूरी नहीं है कि ये मात्र सत्तात्मक रही होगी कि नहीं रही होगी, बट यहाँ पे हमारे को एविडेंस मिलता है जिसके तौर पे हम कह सकते हैं कि यहाँ के समाज जो है वो मात्र सत्तात्मक था, ये हम कह सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद हम कहते हैं कि चलिए अब ये सब तो हमने समझ लिया, हड़प्पा के बारे में समझ लिया, लोथल के विषय में समझ लिया, हमने मोहनजोदारो के विषय में समझ लिया। मोहनजोदारो को क्या बोलते हैं दूसरे अर्थ में, मुर्दों का टीला। अब ये याद रखिएगा, मुर्दों का टीला कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये है कि हो सकता है कोई बाहरी आक्रमण हुआ जिसके कारण बहुत सारे लोग मारे गए, तो हमारे को कुछ अस्त्र शस्त्र भी मिलते हैं। उसके बारे में हम किसी जो नेक्स्ट वीडियो जब हमारा गया पार्ट उसमें अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया। दूसरा जो पॉइंट है सामाजिक जीवन के बारे में बता दिया कि भाई किस प्रकार वो रहते होंगे। और एक चीज बड़ा यहाँ पे डिबेटेबल क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हो गया।
ये आपके पेपर में 8 नंबर का क्वेश्चन पूरा पूरा डायरेक्टली बनता है। अब देखिए मैं 2-4 लाइन बस दिमाग हुआ क्योंकि ये इंट्रो है, इंट्रो में ज्यादा हम जाएंगे नहीं, हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। देखिए हड़प्पा सभ्यता के पतन के विषय में इतिहासकार एक मतज्ञ नहीं है। मतज्ञ का मतलब है कि एक जैसे उनके मत नहीं है। जैसे कोई कहता है भाई बाढ़ आ गया, कोई कहता है भाई भूकंप आ गया, कोई कहता है भाई यहाँ पे क्या जंगल समाप्त हो गया, कोई कहता है भाई जल प्रणाली जो है अपना मुंह मोड़ लिया। ये सब जितने भी तथ्य हैं उसको एक आधार पे सिग्निफाई नहीं किया जा सकता, नहीं बताया जा सकता। तो इस आधार पे कह सकते हैं हड़प्पा सभ्यता का एक कारण कोई भी नहीं हो सकता जिसके कारण पतन है। अब मान के चलिए बाढ़ आया वो तो किसी एक क्षेत्र को प्रभावित किया, वो 2 क्षेत्र को प्रभावित किया, वो पूरे हड़प्पा को थोड़े कर लिया होगा। क्योंकि हड़प्पा का जो विस्तार है पता आपको कितना है, ये 6,80,000 के बीच में, 6,80,000 से लेके 8 लाख के बीच में इसका विस्तार है। अब समझिए कि इतने बड़े विस्तार वाले क्षेत्र का इतना बड़ा जो पतन हो जाना एक हमारी आकस्मिक मानी जाती है। तो इसमें हम आर.एम. व्हीलर, जॉन मार्शल, दयाराम साहनी और ये तुम्हारा जो मोहनजोदारो दयाराम साहनी हो गया, आर.डी. बनर्जी हो गया और आर.एम. व्हीलर हो गया, ये जितने भी इंपॉर्टेंट व्यक्ति है हम नेक्स्ट वीडियो में अगले पार्ट में हम पूरे जो एक चैप्टर हम डालेंगे तो हम इसके बारे में बात करेंगे।